डेटाबेस डिजाइनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कई बार एक्सपीरियंस्ड डेवलपर भी मात खा जाते हैं। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस तरह से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है ऑन अ बेसिक लेवल। कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, शिपिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्डर डिटेल्स, कार्ड्स, पेमेंट डिटेल्स या फिर डिस्काउंट एंड ऑफर्स, इन सब का डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है नॉर्मलाइज्ड वे में, सब कुछ जानेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू द स्क्रीन। तो इस वीडियो के अंदर हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डेटाबेस स्कीमा रेडी करने वाले हैं। बहुत हाई लेवल नहीं होगा, बहुत ही सिंपल होगा, बेसिक लेवल पर, जिससे एक बिगिनर अपने लेवल पर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को खुद से डिज़ाइन कर सके, वेदर यू वांट टू वर्क इन लारावेल, पीएचपी और एनी बैकएंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम माई सिक्वल को यूज़ करते हैं। माई सिक्वल डेटाबेस को किसी भी टेक स्टैक के साथ आप इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस। ओके, अब एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। डेटाबेस तो मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी डेवलपर अगर इस वीडियो को देख रहा है, डजेंट मैटर अगर वो एक फ्रेशर है, डजेंट मैटर उसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर उसको कॉलेज में या फिर ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उसको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, उसकी तो देखो हेल्प हो ही जाएगी। बट कोड मैं नहीं करवाने वाला, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट प्रोजेक्ट बनाने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड अभी मुझे उतना टाइम मिल नहीं पा रहा। बट जितनी मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा उतनी तो मैं कर ही रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपको एज अ फ्रेशर खास तौर से किसी भी एप्लीकेशन का डेटाबेस मिल जाए ना, कि हाँ यार ये इस तरीके का डेटाबेस होगा, तो फॉर्म्स बनाना, उनमें डेटाबेस में वैल्यूज स्टोर करना, लॉजिक्स लगाना कई हद तक ईजी हो जाता है। बिकॉज हमें पता है कि हाँ हमें डेटाबेस के अंदर क्या डेटाबेस के अंदर वैल्यूज जानी है, क्या नहीं जानी है। आई एम ट्राइंग टू कन्वे दैट, राइट। तो अगर आप देखो लारावेल वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या फिर पीएचपी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आई कैन गारंटी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। आई कैन गारंटी यू दैट। ओके, तो आई बिलीव अब आपको क्लियर है कि हाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। मैंने एक ब्लैंक डॉक है जो कि बिल्कुल रेडी करके रखा है। अब हम इनिशियल लेवल पे देखते हैं कि हाँ सबसे पहली टेबल कौन सी होगी और सबसे आखिरी टेबल कौन सी होगी। लिमिटेड टेबल्स होंगी, बट मैंने एक रेफरेंस के लिए ये पैनल आपको दिख रहा है, यूबोर्ड की थीम है। इसको आई बिलीव मैंने बहुत पहले आई एम श्योर ब्लॉग वाला जो प्रोजेक्ट बनाया था लारावेल में, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इस थीम का लिंक दिया हुआ है। एंड आई विल ट्राई टू एड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, add the video link in the description of the video, so you can grab this theme, you can download this theme. okay, अगर आपको करना है तो ये वीडियो में ये थीम में क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ मैं डेटाबेस का जो स्कीमा बना रहा हूँ वो किस रेफरेंस से बना रहा हूँ। और साथ ही साथ हम फ्लिपकार्ट को भी देखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा इसका भी रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको रियल टाइम में बताऊँगा कि हाँ इनका यूज़ यहाँ पे होगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो सबसे पहला पार्ट तो जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन होती है उसका एडमिन डैशबोर्ड है। ये आप बनाना चाहो तो बना लेना, बट कॉमन सी जो चीज़ आपको दिख रही है वो है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप डेटाबेस में स्टोर करोगे वही दिख रही है। डेटाबेस में प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा किसी फॉर्म से। कस्टमर्स मतलब वो यूजर्स जो आपकी वेबसाइट पर साइन अप करेंगे टू प्लेस द ऑर्डर्स, राइट, उनका रिकॉर्ड हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना पड़ेगा। फिर वो कस्टमर्स जो कि ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये ऑर्डर की बेसिक लिस्टिंग हो गई। और यहाँ पर इस पेज पे ऑर्डर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सेलर्स भी है इस पर्टिकुलर थीम में, बट इस वीडियो के अंदर मैं सेलर्स को स्किप करूँगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट दिस वीडियो। ओके, अदरवाइज ज़्यादा देखो यार ई कॉमर्स जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं होता। बट हम बेसिक रखना चाहते हैं कि भाई हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें सिंगल सेलर ही मान के चलते हैं कि जो एडमिन है वही सेलर है, ठीक है। मल्टी सेलर्स की भी वेबसाइट होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट में कोई फ्लिपकार्ट खुद थोड़ी ना बेचता है, सेलर दुनिया के इंडिया के अनेकों कोनों से बैठे हैं, वो आइटम सेल करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वीडियो के अंदर हम सेलर वाले पार्ट को स्किप करेंगे। ओके, उसके बाद आता है शॉपिंग कार्ट, यूजर जो आइटम अपने कार्ट में ऐड करेगा। और उसके बाद आता है चेकआउट। तो ये जो थीम है इसमें एक बेसिक सा हमें ओवरव्यू मिल रहा है कि हाँ किस तरह से ई कॉमर्स एप्लीकेशन काम करती है। ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे डॉक पर और स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म में जो टेबल बनेगी वो होगी यूज़र रोल्स, ठीक है। टेबल का नाम लिख देता हूँ साथ में, टेबल
होगी कौन सी, यूज़र अंडरस्कोर रोल्स। मैं अंडरस्कोर को यूज़ कर रहा हूँ, इट कम्प्लीटली अप टू यू, आपको करना है या फिर नहीं। ओके, मैं टेबल को भी स्किप करूँगा बिकॉज बार बार टेबल लिखना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या कॉलम बनेंगे वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले होगा आईडी जो कि नो डाउट प्राइमरी की होगा, फिर होगा रोल नेम, ठीक है, इसको आप वार के रख देना, स्ट्रिंग आई मीन टू से, ठीक है। फिर जो बेसिक कॉलम है क्रिएटेड एट, और एक होगा अपडेटेड एट, ये रखना चाहो तो रख दो। बेसिकली ये कुछ फिक्स कॉलम्स होते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर टेबल के अंदर रखने होते हैं, ठीक है। इनको डेटा टाइप आप देना चाहो तो टाइम स्टैम्प ही दे देना, टाइम स्टैम्प, ओके। और अपडेटेड डेट को भी टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट इसको नल असाइन कर देना, ओके। बस ये हो गई हमारी यूजर रोल्स टेबल। अब उसके बाद आएगी हमारी टेबल होगा यूजर्स। दूसरी टेबल कौन सी होगी हमारी, यूजर्स। ये टेबल मैं पहले क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे वेबसाइट पे यूजर्स तो आएंगे ना, और यूजर रूल्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे वेबसाइट के अंदर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर वी आर अज्यूमिंग कि हाँ एक एडमिन होगा और दूसरे कस्टमर्स होंगे, ठीक है। तो रोल नेम में वी कैन अज्यूम कि एक तो जाएगा एडमिन और दूसरा जाएगा फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम आते हैं यूजर्स टेबल पे। तो सबसे पहले की तो क्या होगी, आईडी जो कि होगा प्राइमरी की, ओके। दूसरा होगा फुल नेम, ठीक है। तीसरा हम ले सकते हैं ईमेल, चौथा हम ले सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब मैं देखो इन सबका वार्क है या टाइम स्टैम्प नहीं लिखूंगा, जहां पे मुझे लिखना था वहां मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको पता होगा यार, अगर आई एम अज्यूम कि आपने लारावेल या फिर पीएचपी, मतलब आप उस लेवल पर हो जहां पर आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट या बेसिक वेब डेवलपमेंट का आइडिया है, डेटाबेस क्या होता है क्या नहीं, ओके। तो हमारे पासवर्ड लेने के बाद अब हम क्या ले सकते हैं और क्या कॉलम लें बताओ। एड्रेस लेने की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, हम फ़ोन नंबर ले सकते हैं जो कि हमारे काम का होगा, फ़ोन नंबर, ठीक है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट आपको लेना ही लेना है। एक स्टेटस ले लेते हैं, स्टेटस फॉर, इसको हम एनएम डेटा टाइप का ले लेंगे और इसके अंदर वैल्यूज हम डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिव, इनएक्टिव, ब्लॉक्ड, राइट। मतलब कल को कोई ऐसा यूजर आए जो कि कह सकते हैं ना कि इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी करा तो एडमिन साइड से हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इनएक्टिव क्यों लिया, क्योंकि यूजर जब भी साइन अप करेगा तो डिफॉल्ट वो इनएक्टिव होगा, जैसे ही वो ईमेल वेरीफाई कर ले या फिर फोन वेरीफाई कर ले वाया ओटीपी, ठीक है, या फिर ईमेल वेरिफिकेशन में भी आप ओटीपी इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर लिंक भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही यूजर वेरीफाई हो जाए तो आप उसका स्टेटस एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो दो अलग कॉलम बना लो, लाइक ईमेल वेरीफाइड और फोन वेरीफाइड, अगर आपको अलग से ही मेंटेन करना है तो, ठीक है। तो ये हमारी यूजर्स की बेसिक टेबल हो गई, ओके। अब हमारा मेन ई कॉमर्स वाला पार्ट शुरू होता है। सबसे पहली टेबल बनेगी हमारे पास प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स का डेटा डालना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में प्रोडक्ट्स ही होते हैं जिनमें कस्टमर ऑर्डर करता है, राइट। बट प्रोडक्ट से पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज टेबल बनाएंगे हम। कैटेगरीज टेबल क्यों बनाएंगे, देखो फ्लिपकार्ट पे चलते हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस। ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, ये देखो टॉप बार में जो मेन्यू बार आपको दिख रही है, सारी कैटेगरीज हैं, ग्रोसरी, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फर्नीचर, राइट। और अब इन सब में भी आपको 2 से 3 लेवल पर और कैटेगरीज दिख रही हैं, जैसे मेंस टॉप वियर में टी शर्ट, कैजुअल शर्ट्स, राइट। फिर वुमेन में, फिर वुमेन वेस्टर्न में। तो 3 लेवल पे कह सकते हैं कि फैशन टॉप कैटेगरी, फिर मेंस टॉप वियर सेकेंड लेवल ऑफ कैटेगरी, फिर मेंस जींस, मेन ट्राउजर्स, ये थर्ड लेवल ऑफ कैटेगरी। गेटिंग माई पॉइंट। हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, हम टू लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी में सबसे पहला तो वही आईडी जो कि होगा प्राइमरी की, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास कैटेगरी का नाम, कैटेगरी नेम, ठीक है। तीसरा आपको लेना है यूआरएल स्लग, यूआरएल स्लग, ठीक है। इसको आपको बनाना पड़ेगा यूनिक, मेक श्योर, ठीक है, यूनिक, ओके। फिर आप ले सकते हो, उसके बाद क्या होगा, एक होगा पेरेंट कैट आईडी, ये भी क्यों ले रहे हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ओके। फिर हम लेंगे फॉर एग्जांपल स्टेटस, ठीक है। इसमें आप रख सकते हो एक्टिव और इनएक्टिव, मतलब कल को कोई कैटेगरी आपको काम नहीं करना तो आप उसको इनएक्टिव कर दो तो वो वेबसाइट पे शो नहीं होगी, ठीक है। अब पेरेंट कैट आईडी ये नो डाउट इंटीजर होगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इंटीजर, ठीक है। और यूआरएल स्लग यूनिक होगा, वारकेरी होगा, ठीक है। या फिर चाहो तो टेक्स्ट भी रख सकते हो, उसका यूआरएल आपको टेक्स्ट ही रख देना, बिकॉज कई केसेस में नहीं, यू कैटेगरी का तो जो नाम है हम मान के चलते हैं कि 255 कैरेक्टर के अंदर होगा, तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता, आप वार कर दो या फिर टेक्स्ट दो, ओके। अब इन कॉलम्स को समझते हैं। आईडी तो प्राइमरी की है ही, कैटेगरी नेम जाहिर सी बात है कैटेगरी का जो नाम होगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर, राइट। यूआरएल स्लग क्या है, यूआरएल स्लग का मतलब क्या है,
SEO फ्रेंडली यूआरएल जनरेट करना। अभी देखो मैं जैसे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो देखो यूआरएल में क्या बन रहा है, flipkart.com/mobiles-phones-store। तो ये यूआरएल स्लग है, ठीक है। अगर मैं वुमेन पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल जीन्स पे, ठीक है, तो देखो यूआरएल में क्या बन रहा है, क्लोथिंग एंड एसेसरीज, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बुक्स में जाता हूँ, कार एंड ऑडियो में, वीडियो में, ठीक है, तो यूआरएल में देखना क्या बन रहा है, car-bike-accessories। तो ये यूआरएल स्लग होता है। मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज गूगल कर लेना हाउ टू जनरेट यूआरएल स्लग इन कैटेगरी। ओके, एक बात और, ये यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैटेगरी का नेम डुप्लीकेट हो सकता है, यूनिक नहीं होगा, बट जो यूआरएल स्लग आप जनरेट करोगे वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैट नेम, ठीक है, फिर हो सकता है कैट नेम। अगर डुप्लीकेट आ जाता है तो आप -2 लगा सकते हो, फिर -3, फिर -4, -5, जितने बार वो डुप्लीकेट होता जाता है, ठीक है। चलो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारी कैटेगरीज टेबल बन गई। अब बात आती है पेरेंट कैट आईडी की। पेरेंट कैट आईडी में क्या डालेंगे, तो पेरेंट कैट आईडी में यही आईडी की वैल्यू जाएगी। किस केस में, उस केस में जब आप कोई सब कैटेगरी बनाओगे। हम 2 लेवल पे मान के चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम एक और कैटेगरी बनाएंगे मोबाइल्स, तो मोबाइल्स की पेरेंट कैट आईडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बनाते हैं हम फॉर एग्जांपल मोबाइल एसेसरीज, तो उसकी पेरेंट कैट आईडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। गेटिंग माय पॉइंट। मेंस में फॉर एग्जांपल हम क्लोथिंग एक नई सब कैटेगरी बनाएंगे, तो उसकी पेरेंट कैट आईडी क्या हो जाएगी, मेन। क्लियर है। तो इस तरीके का आपको यूआई रेडी करना होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म्स ही बनाने हैं, ठीक है। ओके माय डियर, अब हम चलते हैं आगे। अब जो हमारी सबसे मेन टेबल है वो है प्रोडक्ट्स। आई एम श्योर कि आपको ये जो टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ वो कंप्लीटली विजिबल है। इस डॉक का मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप इजीली उसको रिव्यू कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम तो अगेन हमारा क्या होगा, आईडी, जो कि कॉलम है प्राइमरी की होगा, ठीक है। फिर होगा हमारा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, इसको आप चाहो तो टेक्स्ट और वार्कर वॉट एवर यू वांट टू असाइन, ठीक है। यूआरएल स्लग, इसमें भी यूआरएल स्लग होगा, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, यूनिक होगा ये, ठीक है। अब देखो मैं इसमें भी यूआरएल स्लग ले रहा हूँ और कैटेगरी नेम में भी यूआरएल स्लग ले रहा हूँ। वो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ कॉलम्स कॉमन होते हैं, जैसे आईडी है, यूआरएल स्लग है, या फिर स्टेटस है, या फिर क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट है, तो उनको कॉमन ही लेना थोड़ा बहुत सही रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, ठीक है। बार बार मतलब प्रोडक्ट की क्या ऐड करूँ, मतलब प्रोडक्ट यूआरएल स्लग, कैटेगरी यूआरएल स्लग, कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। ओके, अब प्रोडक्ट यूआरएल स्लग क्यों लिया, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो हर एक प्रोडक्ट का यूआरएल स्लग बन रहा है। यूआरएल स्लग हम क्यों बनाते हैं, जस्ट कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई बिलीव लास्ट पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था यूआरएल रीराइटिंग, राइट। तो यूआरएल रीराइटिंग में मैंने, सॉरी यूआरएल रीराइटिंग में नहीं उससे पहले काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया था कि यूआरएल्स को हम एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है। तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल यही होता है जिसमें आप यूआरएल को पढ़ते हुए समझ पा रहे हो कि हाँ यूआरएल में क्या लिखा हुआ है। और गूगल जो सर्च इंजन्स होते हैं, गूगल या फिर बिंग या yahoo.com, ये सब मतलब गूगल सर्च इंजन्स पे हमारे जो प्रोडक्ट्स की रैंक होती है ना, इंडेक्स में टॉप पे आती है, ठीक है। इसको स्किप भी करोगे समझना तो भी चलेगा, बट यूआरएल स्लग बनाना जरूरी है। ओके, अब यूआरएल स्लग बना लेंगे, उसके बाद में आएगा कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी ले लो या फिर कैट आईडी ले लो, एज पर योर चॉइस, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इंटीजर ही होगा, मेक श्योर इंटीजर। यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बन रही है, मेक श्योर ये ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो अपने आप में कहने का मतलब फ्री नहीं होंगे, वो अंडर आएंगे, नीचे आएंगे, किसके, कैटेगरीज के। ओके, रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दिए यहाँ पे इस कॉलम के बेसिस पे, क्योंकि एक फॉरेन कॉलम है, फॉरेन की कॉलम है। ओके, कैटेगरी आईडी हो गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद अब मेन चीज़ आएगी, क्या आएगा जल्दी सोच के बताओ, क्या हो सकता है किसी भी ई कॉमर्स किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन होगा ना माय डियर, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में दे देना, प्राइस होगा सबसे ज़रूरी चीज़, राइट, और होगा स्टॉक क्वांटिटी, QUANTITY, ये आप इंटीजर में ही देना, मेक श्योर, क्योंकि ये हमें माइनस करना है। जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस होंगे तो स्टॉक क्वांटिटी माइनस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शो टी शर्ट्स हैं, तो जैसे ही एक ऑर्डर प्लेस होगा, 2 टी शर्ट सेल होगी, तो अब आपके पास स्टॉक क्वांटिटी क्या रह जाएगी, 98। ये डिपेंड करता है किस टाइम आपको चेंज करना है। जनरली डिलीवरी के टाइम में ही इसका स्टेटस जो होता है वो अपडेट करना होता है, ठीक है। मतलब स्टॉक क्वांटिटी, अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो एट दैट मोमेंट उसी टाइम पर स्टॉक क्वांटिटी को माइनस मत कर देना,
एडमिन साइड से आप मैनेज करोगे ना कि हाँ स्टेटस क्या है किसी भी ऑर्डर का, लाइक अभी तो प्लेस हुआ है, फिर वो प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर वो शिपिंग पे जाएगा, उसके बाद डिलीवर होगा। तो जब आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, तब आपको जाके ऑर्डर्स में स्टेटस चेंज करोगे डिलीवर्ड, तो एट दैट मोमेंट उसी प्रोसेसिंग में आपको ये भी चेंज करना होगा कि हाँ अब उस प्रोडक्ट की जो स्टॉक क्वांटिटी वो -2 कर दी जाए या फिर -1 कर दी जाए एज पर द क्वांटिटी इन द ऑर्डर। ओके, ठीक है, हो गया स्टॉक क्वांटिटी। बाकी स्टेटस ले लो, फॉर एग्जांपल एक्टिव और इनएक्टिव, ये तो कॉमन है यार, ठीक है। एक्टिव इनएक्टिव इसीलिए लिया जाता है कि इन केस अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड वेबसाइट पे दिखाना है या फिर नहीं, अगर इनएक्टिव होगा तो आप उनको वेबसाइट पे मत कॉल करो, और एक्टिव है तो ही कॉल करना है, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉलम हो गए। अब सबसे जरूरी टेबल, मतलब प्रोडक्ट से ही एसोसिएटेड टेबल है, प्रोडक्ट वेरिएंट्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा आईडी, फिर आएगा वेरिएंट। अब देखो वेरिएंट का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझते ना, वेरिएंट का मतलब ये है माय डियर, देखो अगर फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ये क्या है, हम थोड़े इजी प्रोडक्ट्स में चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट्स में चलते हैं ना, या फिर स्पोर्ट्स शूज़ में चलते हैं मेन के, ठीक है। हम स्पोर्ट्स शूज़ को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब इसमें देखो वेरिएंट्स क्या क्या आ रहा है, वेरिएंट्स का मतलब देखो दो तो कलर हैं इसमें, एक तो ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है, तो ये वेरिएंट आता है, ठीक है। साइज़ क्या है, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 भी है, 10 भी है। तो ये प्रोडक्ट्स के वेरिएंट होते हैं कि हाँ भाई किस किस कलर में अवेलेबल हैं और किस किस साइजेज में अवेलेबल हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी तो हमें मेंटेन रखना पड़ेगा ना। ऑन अ बेसिक लेवल ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपको रखना है या फिर नहीं, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स के साथ ऑप्शनल ही होते हैं। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसे हों जिसमें कोई वेरिएंट ना हो, वो डायरेक्ट सेल होता हो, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्या आएगा प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट वेरिएंट्स के अंदर आईडी आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हम उसी प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक वेरिएंट हो सकता है कलर, दूसरा वेरिएंट हो सकता है साइज, ठीक है। इसको भी मैं ऑप्शनल करूंगा, मेक श्योर, ठीक है, ऑप्शनल, जरूरी नहीं है ना कि हो ही हो, ठीक है। और साइज भी ऑप्शनल ही करूंगा, ओके। जरूरी नहीं है ना कि हो ही हो, मतलब हो सकता है कि कोई आइटम ऐसा, कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें साइज अलग अलग अवेलेबल हो बट कलर ना हो, कलर जो उसने डिफाइन कर दिया उसके पास जो है वही है, एक ही कलर है, ठीक है। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कई प्रोडक्ट जिसमें कलर एक ही हो या फिर साइजेस अलग अलग ना हो, जैसे मोबाइल्स होते हैं। अब मोबाइल्स में क्या होता है, कलर्स ही होते हैं इन जनरल, या मॉडल्स अलग अलग होते हैं बट साइजेस नहीं होते, ठीक है। चलो कलर हो गया, साइज हो गया, और कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जिनमें ये दोनों ही नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लिया है प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी। अभी मैं इस टेबल को फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ओके। उसके बाद में आएगा प्राइस। प्राइस वाला एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हमेशा फ्लोट में लेना और इसकी रेंज जो है वो 10,2 कर देना, मतलब समझ रहे हो, 10,2 मतलब प्राइसिंग कितनी हो सकती है, 10 डिजिट, ठीक है, 0.22 समथिंग लाइक दैट। आई बिलीव ये 10 डिजिट हो गया होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी लंबी प्राइस रख देना, ठीक है, इतना लंबा रेंज रख लेना उसकी। वी नो कि नहीं जाता इन जनरल केसेस, ठीक है। जहाँ पे भी प्राइसिंग का काम हो वहाँ पर हमेशा डेटा टाइप फ्लोट ही लेना है, ठीक है। अगर किसी का राउंड फिगर में होगा, फॉर एग्जांपल 100 200 300 500, तो कोई बात नहीं, 100.00 आ जाएगा, ठीक है, ओके। प्राइस आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, स्टॉक क्वांटिटी। स्टॉक क्वांटिटी इंटीजर होगा क्योंकि ये तो नंबर ही होगा ना, ये डेसिमल्स में नहीं होता, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट टेबल में भी प्राइस स्टॉक लिया है और प्रोडक्ट वेरिएंट में भी लिया है। क्यों, इसका देखो मतलब समझो मैंने क्यों लिया है। वो इस वजह से लिया है कि क्योंकि इन जनरल हम देखते भी हैं कि अलग अलग कलर की अलग अलग रेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 457 दिखा रहा है व्हाइट का, ब्लैक का देखते हैं कितना दिखाता है, 462 दिखा रहा है, राइट। हो सकता है साइज के बेसिस पे भी कलर रेट चेंज हो जाए। ये देखो ब्लैक में 457 है 9 नंबर का, 10 नंबर का देखते हैं कितने का है, 468 का है। समझ में आ रही है कहानी। तो इसीलिए साइज और प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी अलग अलग लिया है वेरिएंट्स में भी। इन केस अगर किसी कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें कोई वेरिएंट होता ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम इस टेबल में कोई एंट्री नहीं करेंगे। जो उसकी डिफॉल्ट प्राइस होगा, डिफॉल्ट स्टॉक होगा और डिफॉल्ट उसका स्टेटस तो चलो वही जा रहा है, डिफॉल्ट प्राइस और डिफॉल्ट स्टॉक क्वांटिटी जितनी होगी वो इसी टेबल में चली जाएगी, प्रोडक्ट्स टेबल में। समझ में आ रही है ना कहानी। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बात थोड़ी ध्यान से सुना। अभी तक जितनी हमने टेबल्स बनाई हैं, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट वेरिएंट्स,
ये सारी फंक्शनैलिटी एडमिन एंड पे होगी, ठीक है। मतलब एडमिन खुद ही कैटेगरीज क्रिएट करेगा और एडमिन खुद ही प्रोडक्ट्स बनाएगा, प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट करेगा। अब आगे की जो टेबल्स आएंगी उनका यूज होगा फ्रंट साइड में, मतलब वो टेबल्स को हम कह सकते हैं कि यूजर्स के लिए होंगी, कस्टमर्स के लिए होंगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में मत रहना कि कार्ड टेबल जो है वो एडमिन साइड यूज क्यों नहीं आ रही, नहीं आती, क्योंकि कुछ टेबल्स किसी के लिए होते हैं, कुछ टेबल्स किसी और यूजर के लिए होती है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं हम कार्ट बना लो या फिर कार्ड्स बना लो, बट मेरी प्रैक्टिस थोड़ी प्लूरल वर्ड्स के साथ जाने की, दैट इज वाई आई एम रीडिंग दिस, आई एम गोइंग विद कार्ड्स, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आईडी जो कि होगी प्राइमरी की, फिर आएगा यूजर आईडी जो कि होगा इंटीजर, फॉरेन FOREIG फॉरेन की होगा और इंटीजर होगा, ठीक है। ठीक है भाई, इन सब में मैंने फॉरेन की नहीं लिखा तो आपको पता होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पे यूज़र आईडी क्यों लिया? यूज़र आईडी इस वजह से लिया क्योंकि जैसे मैंने बताया कस्टमर ही कार्ट्स में आइटम को ऐड करेगा, तो हमारे कस्टमर्स यहीं पे स्टोर होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने रोल आईडी मिस कर दी ना, तो बना लेते हैं। आईडी के बाद में एक कॉलम बनेगा रोल आईडी, जिसमें रोल हम मान के चलते हैं कि या तो क्या होगा एडमिन या क्या होगा कस्टमर। मोस्ट ऑफ द केसेस में वी कैन अज्यूम लाइक एडमिन की तो एक ही एंट्री होगी, बट कस्टमर की मल्टीपल हो सकती है। वी कैन बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि कस्टमर्स एन नंबर ऑफ रजिस्टर हो सकते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बट एडमिन तो लिमिटेड ही होता है, ठीक है। तो रोल आईडी में एडमिन और कस्टमर नहीं डालना है, इस टेबल से आईडी गेट करनी है और यहाँ पर स्टोर करनी है, मेक श्योर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इंटीजर ही होगा और एक फॉरेन की है, FOREIGN फॉरेन की, ठीक है। चलो आई एम श्योर कि अगर आपने वीडियो में यहाँ तक बने हो तो अब तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग निकल गए होंगे इस वीडियो से, तो उनको ये कहानी नहीं समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, या फिर डॉक देख लेंगे तो तब तो समझ में आ ही जाएगा, बिकॉज डॉक में तो जाहिर सी बात है मैं कंप्लीट करके ही डालूंगा ना सर्वर ड्राइव पे। वैसे तो गूगल डॉक्स ही है, बट जो भी है मतलब वीडियो के आने के बाद जब आप वीडियो में देख रहे हो तो आपको तो डॉक कंप्लीट ही मिलेगा, राइट। चलो, कार्ड्स में अब हमने क्या ऐड कर दिया, आईडी और यूज़र आईडी। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, जल्दी सोच के बताओ। प्रोडक्ट आईडी डाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ये भी क्या होगा फॉरेन की होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी डालें या फिर प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी डालें। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कस्टमर जो है, कस्टमर क्या ऐड करेगा, कस्टमर तो हो सकता है ना कि कलर ब्लैक सेलेक्ट करे और साइज 8 सेलेक्ट करे, जैसे हमने इस शूज़ में देखा है ना। पर बात वो आ जाती है कि कई कई प्रोडक्ट्स में तो ऐसा भी हो सकता है ना कोई वेरिएंट हो ना, तो फिर हमारे ये वेरिएंट आईडी वाला लॉजिक चलेगा नहीं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम ये भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी, सिंपल सा प्रोडक्ट आईडी। अब हमें यहाँ पे ये लॉजिक लगाना पड़ेगा फ्रंट एंड पे जब भी हम इस एप्लीकेशन पे काम करेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट का वेरिएंट नहीं है, ठीक है, तो आईडी में, प्रोडक्ट आईडी में वैल्यू जानी चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी। और अगर किसी प्रोडक्ट का वेरिएंट है तो इस प्रोडक्ट आईडी में आप डिफॉल्ट नल स्टोर कर देना, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, डिफॉल्ट नल स्टोर कर देना दोनों में। तो अगर प्रोडक्ट आईडी में वैल्यू डालोगे तो इसमें नल चला जाएगा, दूसरे वाले में प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी में। और अगर प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी में कोई वैल्यू डाल रहे हो तो प्रोडक्ट आईडी में नल डाल देना, और अगर डालना चाहो प्रोडक्ट आईडी तो भी डाल सकते हो। ये हमें बाद में कंडीशंस लगानी पड़ेगी, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी में कोई वैल्यू है, अगर है तो प्रोडक्ट वेरिएंट का ही डेटा हमें आगे चेकआउट पे या फिर ऑर्डर में यूज करना है, अदरवाइज प्रोडक्ट टेबल से। क्लियर है? चलो ठीक है, बाकी क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट बना देना, इसमें स्टेटस का कोई सेंस नहीं बनेगा, एक्टिव इनएक्टिव एज यू नो लाइक, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी आ गया, प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी आ गया, ओके। अब एडिशनल कॉलम आप अपने लेवल पे थोड़े बहुत बना सकते हो। अब जैसे ही कस्टमर कोई आइटम ऐड कर लेगा, हमने कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम हमारे उस रेफरेंस में देखते हैं। प्रोडक्ट्स बना दिए थे, प्रोडक्ट डिटेल में हम चलते हैं। प्रोडक्ट डिटेल में आई डोंट थिंक हमने कुछ मिस किया है, कैटेगरी आ चुकी है हमारी, ठीक है, टाइटल आ गया, रेटिंग वी आर नॉट रीडिंग एज ऑफ नाउ, डिस्काउंट एंड कोई ऑफर नहीं होगा, प्राइस हमने ले लिया है, ठीक है। इन स्टॉक हम ले सकते हैं, जैसे हमने स्टॉक में लिया ना, इन स्टॉक तो आप दिखा सकते हो ना, अगर जो स्टॉक क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ये इन स्टॉक है। यहाँ पे आ गया इसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी जो ही यूज़र ऐड करना चाहता है, और ये आगे साइजेज, ठीक है, वेरिएंट्स वाली जो मैंने बात की थी, ओके। और ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, ये आप अपने लेवल पर कुछ और कॉलम के अंदर डाल सकते हो, एक नया कॉलम बना सकते हो, ठीक है।
ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म, ये एडमिन साइड है, आप बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि हम जो इस थीम के अंदर हमें मिल रहा है वो सारी चीज़ें बनाएं। कस्टमर्स का डेटाबेस भी टेबल भी हमने बना ली, राइट। ये एडिशनल चीज़ें एडमिन साइड में आप अपने लेवल पर दिखा पाओगे, ओके। अब चलते हैं हम ऑर्डर्स पे, ठीक है। ऑर्डर की हम डिटेल पेज ओपन कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। अब हमें ऑर्डर से पहले, सॉरी, हमने शॉपिंग कार्ट बना लिया ना, शॉपिंग कार्ट, हाँ ये हमारा कार्ट वाली स्क्रीन थी, सॉरी कार्ट वाली टेबल हमने जस्ट बनाई अभी। ये रहा आईडी, यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी। उसके बिहाफ पर हम यूज़र को ये सारा डेटा कॉल करके दिखा देंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि भाई हाँ इन आइटम्स का ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है। डिस्काउंट्स अभी हम स्किप करेंगे, कोशिश करूँगा कि बाद में डिस्काउंट्स की भी बता दूँ किस तरह से टेबल बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स टेबल पे कि अगर कोई यूज़र ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करेगा तो किस तरीके से उस डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो टेबल होगी हमारी ऑर्डर्स, इसमें देखना 2 टेबल्स बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहली तो आएगी आईडी, दूसरे नंबर पर हम ले सकते हैं ऑर्डर नंबर, जो कि वी कैन अज्यूम एक यूनिक नंबर होगा, ठीक है, यूनिक नंबर। तीसरे नंबर पर आएगा यूज़र आईडी, मेक श्योर कि किस यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। कार्ट आईडी इसमें मत डालना, कोई सेंस नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो हम उन सब आइटम्स को जो कि उसने ऑर्डर के दौरान प्लेस किए हैं उनको ऑर्डर आइटम्स टेबल में डालेंगे, कैसे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद एक कॉलम बनेगा टोटल अमाउंट, EMOUNT, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हो डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट अमाउंट। ये सारे फ्लोट में होंगे, मेक श्योर, ठीक है। फ्लोट, जितना भी अमाउंट और प्राइस का काम होता है वो सभी हमें फ्लोट में ही करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप ले सकते हो नेट अमाउंट, ये भी होगा फ्लोट। टोटल अमाउंट मतलब ये वाला एग्जांपल देखो, ग्रैंड टोटल कह सकते हैं, वी कैन से 1571। डिस्काउंट अमाउंट, ये डिस्काउंट हुआ। शिपिंग चार्जेस, हाँ ये हमें लेना पड़ेगा, आई फॉरगॉट, तो हम ले लेते हैं शिपिंग चार्जेस या फिर शिपिंग अमाउंट, ठीक है, ये भी होगा फ्लोट में। उसके बाद क्या है, एस्टिमेटेड टैक्स, टैक्स वी आर अज्यूमिंग कि आइटम के अंदर इंक्लूडेड होगा, हम अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, बट शिपिंग चार्जेस हो सकता है, ऑप्शनल है, राइट। तो इसलिए हमें ये लेना पड़ेगा। अब होगा क्या, शिपिंग चार्ज को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ऊपर लेते हैं। बेसिकली टोटल अमाउंट के अंदर शिपिंग अमाउंट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 200 रुपये का आइटम है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इन जनरल शिपिंग चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो डिस्काउंट में नहीं जाते, राइट। तो हम इसको लेते हैं नीचे, हम इसको यहाँ पर रखते हैं। अब मैंने ये नीचे क्यों लिया वो उसका रीज़न बताता हूँ। देखो सबसे पहले आएगा टोटल अमाउंट जो कि होगा आइटम्स का टोटल। फॉर एग्जांपल आइटम्स का टोटल है हमारा 1500, उस पर आपने कल को मान लो 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब आपका आइटम जो नेट कह सकते हैं कि ग्रोस टोटल होगा वो हो जाएगा ग्रोस अमाउंट, फॉर एग्जांपल कितना हो जाएगा 1400 रुपये, ठीक है। शिपिंग चार्जेस वी आर अज्यूमिंग कि 50 रुपये, ठीक है। तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 1450। क्लियर है कहानी। फॉर एग्जाम्पल टोटल अमाउंट कितना था 1500, डिस्काउंट में कितना गया 100 माइनस 100 हुआ, ठीक है। तो अब ग्रोस टोटल कितना बन गया 1400, ठीक है। 1400 के अंदर आपने शिपिंग अमाउंट ऐड किया 50 रुपये, तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 1450। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब डिस्काउंट हो सकता है ना कि जीरो भी हो सकता है, तो जीरो होगा तो ग्रोस टोटल ऑटोमेटिक 1500 हो जाएगा। शिपिंग अमाउंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जीरो भी तो हो सकता है ना, तो नेट अमाउंट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है कहानी। अब इसके बाद आपको एक कॉलम लेना है यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस, या फिर आप चाहो तो सिर्फ स्टेटस भी बना सकते हो। इसमें आप डिफॉल्ट रख क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, एनएम डेटा टाइप में हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेस्ड, दूसरा होगा प्रोसेसिंग, तीसरा हो सकता है शिपिंग, और चौथा हम मान लेते हैं डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये एक साइकिल में चलेगा कि सबसे पहले प्लेस हुआ, उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद वो शिपिंग में जाएगा और उसके बाद में वो डिलीवर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ये देखो स्टेटस की कहानी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ऑर्डर की डिटेल स्क्रीन पे। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस्ड इस डेट एंड टाइम पे, फिर पैक्ड हुआ, पैक्ड वी आर अज्यूमिंग विद प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इस डेट एंड टाइम को ये प्रोसेस हुआ, फिर इस डेट एंड टाइम को वो शिप हुआ, और इस डेट एंड टाइम को, जिस भी डेट एंड टाइम को वो डिलीवर होता है वो यहाँ पर हम दिखा देंगे और डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक लॉग मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है। ऑर्डर आईडी हमने कॉलम ऑलरेडी ले लिया, ट्रैकिंग आईडी हमें अभी जरूरत नहीं है बिकॉज हम बेसिक सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बनाना चाहो तो बना देना इस कॉलम को, बाद में आपको जब भी जो भी एपीआई लगाते हो आप, जो डिलीवरी एजेंसी होती है वहाँ से आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, वो आपको अपने डेटाबेस में स्टोर कर देनी है, ठीक है। अब बात आती है शिपिंग इन्फॉर्मेशन की, उस पर भी चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑर्डर की बेसिक टेबल होगी।
तो ये तो सारी कैलकुलेशन आ गई, बट भैया ऑर्डर का आइटम्स कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर के आइटम क्या क्या थे? तो वो बनाते हैं अब हम एक टेबल ऑर्डर आइटम्स, या फिर बना सकते हो ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बनेगा आईडी, विनो की प्राइमरी की होगा ये आईडी प्राइमरी की। दूसरा बनेगा ऑर्डर आईडी जो कि होगा फॉरेन की, FOREI, फॉरेन की फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब जो ऊपर हमने ऑर्डर स्टोर करेंगे ना, सब कुछ कैलकुलेशन करके, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस टेबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा प्रोडक्ट आईडी जो कि होगा फॉरेन की, किस टेबल का, जल्दी सोच के बताओ, ये होगा फॉरेन की प्रोडक्ट्स टेबल का। ठीक है, और चौथा बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा होगा, प्रोडक्ट फॉरेन नहीं, वेरिएंट आईडी ऑप्शनल है, मतलब वेरिएंट आईडी हो सकता है ना भी हो, बट प्रोडक्ट आईडी तो 100% होगा ही होगा। वेरिएंट आईडी शायद ना हो ना, क्योंकि हो सकता है किसी प्रोडक्ट में वेरिएंट आपने सेलेक्ट ही ना किया हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें वेरिएंट था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉरेन की प्रोडक्ट वेरिएंट्स। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट प्राइस, कि हाँ कितना प्राइस लगा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ऑर्डर है, ये जो आइटम है, ठीक है, ये प्राइस तो था इसका 39। ठीक है, क्वांटिटी 1 है तो टोटल 39 ही हुआ, बट ये देखो इसका प्राइस क्या 46, क्वांटिटी 2 है तो इसका प्राइस कितना हुआ 92। तो ये सब हमें डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। कार्ट टेबल में मैं देखो एक कॉलम भूल गया था जो कि है क्वांटिटी, कि भाई मैं कितना क्वांटिटी इस आइटम का लेना चाहता हूँ, जो कि होगा इंटीजर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अब हमें वही क्वांटिटी यहाँ पर भी स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आएगा प्राइस, कि हाँ उसका प्राइस कितना था, फ्लोट ही होगा। उसके बाद आएगा उस पर क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी जो कि होगा इंटीजर। इन जनरल आइटम्स की क्वांटिटी इंटीजर में ही होती है। ठीक है, कोई भी 1.2 1.5 ऑर्डर प्लेस नहीं करता, क्वांटिटी 1 2 3 4 ही होती है, राइट। अब आएगा टोटल अमाउंट जो कि होगा फ्लोट, अगेन फ्लोट। ठीक है, तो इस टोटल अमाउंट में क्या आ जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर कोई आइटम 50 रुपए का है, क्वांटिटी 1 है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50, क्वांटिटी 2 है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100। ये सब हमें डेटाबेस में स्टोर करके रख देना वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर, ताकि जब भी हम इनवॉइस दिखाएं या फिर बैकएंड में एडमिन साइड में ऑर्डर डिटेल स्क्रीन दिखाएं, समथिंग लाइक दैट, तो यहां पे हमें कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े ड्यूरिंग द डिस्प्ले ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करके रख देना, डायरेक्ट यहां पे दिखाना, कोई कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन सारी हम ऑर्डर के प्लेसमेंट में कर देंगे, उसके बाद में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर है? यही बेहतर अप्रोच रहती है। हर बार कैलकुलेशन करते रहोगे तो सेंस नहीं बनता, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो मे भी चेंज हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे ये सारे कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम ये भी बना देना, प्रोडक्ट नेम भी। ठीक है, इसको डेटा टाइप एज यू कैन असाइन, लाइक कुछ भी दे सकते हो, लाइक वारकेर या फिर वारकेर और टेक्स्ट। प्रोडक्ट नेम भी मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि इस वजह से ले रहा हूँ, फ्यूचर में हो सकता है उस प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट लाइक गारंटी दैट। तो हमें ऑर्डर आइटम टेबल में सारा का सारा डेटा स्टैटिकली मूव कर देना है ऑर्डर आइटम्स में, जो भी प्रोडक्ट्स का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर और साइज भी डाल देना, जिस भी कलर और साइज का डेटा उसने स्टोर किया है, जिस भी कलर और साइज का, आई मीन टू से वेरिएंट का प्रोडक्ट उसने अपने ऑर्डर में ऐड किया था। ठीक है, इनको डिफॉल्ट नल रख सकते हो, कोई खास नहीं फर्क पड़ता उससे। ठीक है, ओके, नल तो आपको पता ही होगा कि किन वैल्यूज को डिफॉल्ट नल रखना है, किन को डिफॉल्ट 0 रखना है। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट हो गया। आई डोंट थिंक कि अब मैं कुछ इसमें स्किप कर रहा हूँ। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीन। प्रोडक्ट की इमेज डालना चाहो तो डाल देना, प्रोडक्ट का नाम हमने डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी, प्राइस, टोटल अमाउंट भी डाल दिया। ये वाली तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, नहीं इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये डेटा हम यहाँ से दिखा देंगे ऑर्डर टेबल से। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वही तो है, सब टोटल, शिपिंग चार्जेज, एस्टिमेटेड टैक्स जो कि हम ले ही नहीं रहे, और टोटल अमाउंट जो कि नेट अमाउंट हो गया। ठीक है, ओके। अब और कुछ बचा ऑर्डर के अंदर? बिल्कुल बचा, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कि हाँ किस एड्रेस पे हमें इन्फॉर्मेशन ये आइटम को डिलीवर करना है, और बिलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब पेमेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन से, तो वो भी हमें स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो हम कहाँ पे स्टोर करें? अभी देखो हमने स्टेटस तो मेंटेन कर लिया कि हाँ क्या स्टेटस है, प्लेस्ड है, प्रोसेसिंग है, शिपिंग है या फिर डिलीवर्ड है। हमें यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम एक अलग टेबल बना सकते हैं शिपिंग की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे बनाएंगे कार्ट्स के जस्ट बाद में
शिपिंग एड्रेसेस, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि एक ही कस्टमर के मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं। जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो आपके प्रीवियस एड्रेसेस भी आपको दिखते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप नए एड्रेस ऐड कर पाते हो या फिर प्रीवियस को ही एडिट कर पाते हो, वो तो ऑप्शन देना ही पड़ेगा ना। बट एक ही यूज़र के 50 एड्रेस हो सकते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले तो वही अगेन आईडी लेना है जो कि होगा प्राइमरी की। दूसरा होगा यूज़र आईडी जो कस्टमर अपने एड्रेस डाल रहा है। तीसरे नंबर पर आप रख सकते हो फुल एड्रेस, ठीक है। चौथे नंबर पर रख लो फॉर एग्जांपल स्टेट, फिर रख दो सिटी, फिर रख दो पोस्टल कोड या जिप कोड, वी कैन से जिप कोड, ठीक है। कंट्री लेना चाहो तो ले लो, कोई सेंस बनता नहीं उसका, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये सिंगल कंट्री की ही एप्लीकेशन होने वाली है, ठीक है। बस इतने से कॉलम है। अब होगा क्या, जब आप ऑर्डर करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट में दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपके इतने सारे एड्रेसेस हैं, कौन से एड्रेस पे आपको डिलीवर करना है। और अगर कोई एड्रेस नहीं होगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन देना पड़ेगा ऐड न्यू एड्रेस, उस पर एक फॉर्म खुला दोगे और एड्रेस कलेक्ट कर लोगे यूज़र से, ठीक है। अब जो एड्रेस यूज़र ने डाला, ठीक है, वो एड्रेस हमें ऑर्डर के डेटा के साथ स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे, ऑर्डर शिपिंग एड्रेस ठीक, या फिर एड्रेसेस, डजेंट मैटर। सबसे पहला अगेन आईडी होगा प्राइमरी की, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तीसरा सेकंड नंबर कॉलम क्या होगा, ऑर्डर आईडी, जो कि नो डाउट फॉरेन की होगा। कहाँ से होगा, ऑर्डर से, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी लेना, नो, यहाँ पे हमें लेना शिपिंग एड्रेस आईडी। उस टेबल का नाम क्या है, शिपिंग एड्रेस ही लिया था हमने, ठीक है, ठीक है। अब क्या हमें यहाँ पर एड्रेस वगैरह को फिर से स्टोर करना चाहिए अलग कॉलम्स में, या फिर वहीं से हम कॉल कर लेंगे, वहाँ से तो कर ही लेंगे, बट उसके बावजूद भी हमें इन सभी कॉलम्स को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर देना है। क्यों कर देना है, बिकॉज इन फ्यूचर वो एड्रेस यूज़र चेंज कर सकता है। अगर मेरा आज की तारीख में कोई एड्रेस ए है और आज 10 Feb है, मैं इस एड्रेस ए पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो वो स्टैटिकली मूव कॉपी हो जाना चाहिए ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि हो सकता है कि मैं कल एड्रेस ए को एड्रेस बी कर दूं, गेटिंग माई पॉइंट। तो उसका रिफ्लेक्शन पुराने ऑर्डर्स पे नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई आई एम कीपिंग द लॉग ऑफ ऑल प्रीवियस एड्रेसेस इन द ऑर्डर शिपिंग एड्रेस। क्लियर है कहानी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर शिपिंग एड्रेसेस। अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो फॉर एग्जाम्पल एक नई टेबल बना सकते हो। मैं नई टेबल नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पर एक जो हमारा ऑर्डर टेबल है ना, उसी में एक दो कॉलम एक्स्ट्रा बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट स्टेटस, जिसके भी आप अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एनएम डेटा टाइप ले सकते हो, पैड और पेड हो सकता है और नॉट पेड हो सकता है, ठीक है। पेमेंट टाइप क्या है, लाइक एनएम डेटा टाइप में ही आप क्या स्टोर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन और सीओडी, ठीक है, एनएम के अंदर ही। अब ऑनलाइन में भी आप जाहिर सी बात है नेट बैंकिंग या फिर आप काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना, इनमें आप ऑनलाइन की बजाय चाहो तो ये कर सकते हो नेट बैंकिंग, ठीक है, और क्या कर सकते हो यूपीआई, ठीक है, जितने भी पेमेंट टाइप होते हैं, या फिर सीओडी। तो जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगा। अब सीओडी के केस में जाहिर सी बात आपको नोट पैड स्टोर करना है डिफ़ॉल्ट। नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई होगा तो जैसे ही पेमेंट होती है तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। और पेड सीओडी के केस में कब पेड होगा, जब आप ऑर्डर का स्टेटस डिलीवर से मार्क करोगे, तो उस केस में हम ऑर्डर का स्टेटस जो है वो पेड कर देंगे, ठीक है। चाहो तो एक अलग कॉलम बना सकते हो, पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, इसको बाहर के रख दो। इन जनरल जब भी हम नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें पेमेंट गेटवे से एक ट्रांजेक्शन आईडी भी मिलता है, जिसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे फॉर द रेफरेंस पर्पज़, ठीक है, ओके। तो मोटे मोटे लेवल पर हमारी जो एप्लीकेशन का डेटाबेस है वो कम्प्लीटली रेडी है। इसके अलावा अब आप एडिशनल टेबल्स एक दो और बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक विश लिस्ट की टेबल बना सकते हैं। विश लिस्ट क्या होता है, विश लिस्ट क्या होता है, जल्दी सोच के बताओ। विश लिस्ट वही होता है ना, एक काइंड ऑफ बुक मार्क, जिसके अंदर यूज़र अपने आइटम्स को फॉर लेटर पर्पज़ स्टोर करके रख लेता है, मतलब कि मैं बाद में ऑर्डर करूँगा, अभी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, आईडी, यूज़र आईडी, एक होगा प्रोडक्ट आईडी, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कार्ट का ही क्लोन होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी, बस इतना ही होगा। क्वांटिटी इन जनरल नहीं लिया जाता विश लिस्ट के अंदर, वो कार्ट के अंदर लिया जाता है, ठीक है। विश लिस्ट में बस आपने एक बार के लिए वो जो हार्ट वाला आइकन नहीं होता एप्लीकेशन में, वही वाली बात है। फ्लिपकार्ट पे है ना, ये देखो, मैं अगर इस हार्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ तो आइटम जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है
विद रेस्पेक्ट टू दैट यूज़र कि हाँ ये यूज़र बाद में इसको ऑर्डर करेगा। ठीक है, बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ बचा क्या? आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस किया है। बेसिक लेवल पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, एक एडिशनल टेबल मैं बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑफर्स या फिर डिस्काउंट्स। ठीक है, इसको अगर आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब ऑफर्स और डिस्काउंट्स में हम बेसिक से लेवल पे बना रहे हैं, कोई खास हाई फाई लेवल पे नहीं बना रहे। आईडी होगा, उसके बाद में और क्या क्या हो सकता है। ऑफर देखो इन जनरल क्या होता है, वही कूपन कोड जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इस थीम के अंदर। हम चलते हैं किस पे चलें, शॉपिंग कार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये चल रहा है ना, कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। जोमेटो स्विगी पे भी आपने देखा होगा, है ना, अप टू इतना 100 रुपये तक या फिर 50 रुपये तक ऑफर मिलता है। तो वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑफर्स में सबसे पहले आ गया ऑफर आईडी। जाहिर सी बात है ये एडमिन के काम की टेबल है। ठीक है, एडमिन बनाएगा। उसके बाद में कूपन कोड होगा एक। ठीक है, इसको वार कैरी रख देना, 6-7 डिजिट का बनाना, ज़्यादा बड़ा मत बनाना। ठीक है, ओके, जिससे यूज़र याद कर सके। अब होगा डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट टाइप, इसको एनम रख देना और यहाँ पे इसको या तो फिक्स्ड कर देना या फिर रेट कर देना, डिस्काउंट रेट कर देना। लेट्स अज्यूम फिक्स्ड का मतलब डिस्काउंट टाइप, फिक्स्ड रेट का क्या मतलब कि डिस्काउंट टाइप या तो फिक्स्ड अमाउंट का होगा 50 रुपये 100 रुपये, या फिर परसेंटेज में होगा कि 10% 20%। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू रख देना जितनी भी आप देना चाहते हो। ठीक है, इसको आप फ्लोट में ही लेना। ठीक है, अगर मान लो आपने डिस्काउंट टाइप में फिक्स्ड रखा तो डिस्काउंट वैल्यू में आप डाल सकते हो फॉर एग्जांपल 100 रुपये, कि हाँ भाई मैं 100 रुपये तक का ऑफ देना चाहता हूँ। क्लियर है? अगर आपने डिस्काउंट टाइप में रेट रखा तो आप ये डाल सकते हो 10, कि हाँ भाई मैं 10% ऑफ देना चाहता हूँ। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद एक वैलिडिटी भी होती है डिस्काउंट की, कि हाँ भाई कब से स्टार्ट होगा और कब से एंड होगा। तो स्टार्ट डेट, इसका डेटा टाइप आप सिर्फ डेट देना। ठीक है, फिर होगा एक एंड डेट, इसका भी डेटा टाइप एंड डेट देना, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक। ओके, उसके बाद में तो क्या डिस्क्रिप्शन अगर कुछ देना चाहो तो दे दो, यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना, बस इतना ही है। कूपन कोड को यूनिक कर देना, मेक श्योर। ठीक है, वारकेर होगा, यूनिक होगा। एक स्टेटस कॉलम भी बना लेना क्योंकि एडमिन का काम का है। तो एक्टिव और इनएक्टिव, एडमिन जब चाहे उसको इनएक्टिव कर सके। उस बात का वेट मत करना कि एंड डेट पे तो इनएक्टिव हो ही जाएगा, नहीं। एडमिन को कंट्रोल होना चाहिए कि कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कैटेगरी जब एडमिन चाहे तब वो उसको डीएक्टिव कर दे या इनएक्टिव कर दे, एक ही बात है। ठीक है, बस इतना ही है। अब इनको दिखाना कैसे वेबसाइट, वो तो आपकी समझ है, आप किस तरह से दिखाना चाहते हो। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, कोई सेंस तो नहीं बनता, वैसे आपको सारा टेबल दिख रहा होगा। आई बिलीव आपको कहानी समझ में आई होगी जो मैंने एक्सप्लेन की है। इसका जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक सही राह दिखा दूं जिससे आप खुद प्रोजेक्ट्स बनाएं। टू बी ऑनेस्ट मैं खुद वीडियो प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा अभी कुछ समय के लिए। ठीक है, सो कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में किसी और प्लेटफॉर्म का डेटाबेस हम डिज़ाइन करें और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका किसी भी टाइप का फीडबैक वगैरह है, किसी भी टाइप के तो कोई थॉट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। किसी भी टाइप के, चाहे कोई क्वेरी हो या फिर मेरे लिए कोई वैल्यूएबल थॉट हो तो लिख देना, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, अगर पर्सनली बातचीत करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे आ सकते हो, वहाँ पर मैसेज कर दो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।